नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रिटर्न टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। If we increase the scale of production by increasing all factors of production, we get increasing, constant and diminishing return. These are called return to scale. अगर इसे ही मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब है कि दीर्घकाल में एक फर्म उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के सभी संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। मतलब जो लॉन्ग रन होता है उसके अंदर एक फर्म क्या करती है, एक प्रोडक्शन बनाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें जो भी साधन लगते हैं, जो भी फैक्टर्स लगते हैं, उसमें भी वो क्या करती है, चेंजेस करती रहती है, ताकि चेंजेस के बाद वो प्रोडक्शन अपनी अच्छी तरीके से बढ़ा सके। और क्योंकि दीर्घकाल में या लॉन्ग रन में उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तनशील साधन को ही यूज़ किया जाता है, वेरिएबल फैक्टर को ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए संभावना होती है कि हम जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस कर सके और उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ सके। तो इसलिए अगर लॉन्ग रन में एक फर्म जो है वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देगी कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और प्रोडक्शन अगर वो बढ़ा रही है और साधनों में चेंजेस कर रही है, तो उस साधनों में चेंजेस करने के वजह से प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, वो ही हम रिटर्न टू स्केल में देखते हैं। मतलब अगर हम किसी वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस लाते हैं, परिवर्तनशील साधनों में चेंजेस लाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो जब हम वो चेंजेस कर रहे हैं, वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव आ रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है या कांस्टेंट है, वो ही चीज़ जो है वो हम रिटर्न टू स्केल में पढ़ते हैं। तो अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसके अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं, उसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, तो हमें या तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा या हमारा प्रोडक्शन घटने लगेगा, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल का मतलब है जब कोई एक फर्म या कोई व्यवसाय अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस लाता है, इंक्रीमेंट लाता है, तो उसके वजह से उसका प्रोडक्शन या उत्पादन कितना प्रभाव हो रहा है या उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, वो हम देखते हैं रिटर्न टू स्केल में। चेंजेस आने की वजह से, फैक्टर्स में चेंजेस लाने की वजह से या साधनों में चेंजेस लाने की वजह से उत्पादन में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, स्थिर रह रहा है या घट रहा है, वो सब चीज़ें जो होंगी वो हम रिटर्न टू स्केल में पढ़ेंगे, या उसका अध्ययन जो है हम पैमाने के प्रतिफल के नियम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे कि जो दीर्घकाल होता है, मतलब लॉन्ग रन जो होता है, उसके अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं? जो परिवर्तन हो सकते हैं, मतलब जिसमें चेंजेस ला सकते हैं, और उसके अंदर हम परिवर्तनशील साधन को ही यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने में। तो उस टाइम पे अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने में, हर कोई चाहता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो फैक्टर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड उसमें भी चेंजेस करते हैं, उसमें भी इंक्रीमेंट करते हैं, उसमें भी वृद्धि करते हैं। तो जब हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम वृद्धि कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही, तो उसी को ही हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि रिटर्न टू स्केल होता क्या है, तो उससे ही रिलेटेड उसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है अजम्पशन ऑफ रिटर्न टू स्केल। मान्यताएं क्या क्या है पैमाने के प्रतिफल की, किस मान्यता पे ये लॉ चलता है, वो अब देखते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन या मान्यता है ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। यहाँ पर जितने भी साधन होते हैं उत्पादन करने के, वो साधन परिवर्तनशील होंगे, वो स्थिर साधन नहीं होंगे बल्कि वो परिवर्तनशील साधन होंगे। मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो हमेशा वेरिएबल फैक्टर्स ही होंगे, फिक्स फैक्टर नहीं होंगे। देयर आर नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, किसी भी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है, तकनीक जो यूज़ की जाती है उत्पादन करने में या प्रोडक्शन करने में, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो स्थिर रहती है। द प्रोडक्ट इज़ मेजरेबल इन फिजिकल यूनिट, उत्पादन भौतिक इकाई में मापन योग होता है, इससे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे
जो भी हम उत्पादन करेंगे वो हमेशा फिजिकल यूनिट में ही मेजर की जाएगी, वो मनी के फॉर्म में या पैसों के फॉर्म में कभी भी मापी नहीं जा सकती या मुद्रा के फॉर्म में मापी नहीं जा सकती। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यहाँ पर जो भी इंसान प्रोडक्शन करता है उसके व्यवहार में परफेक्ट कंपटीशन होता है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के साथ ही वो प्रोडक्शन करता है अपना। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं। क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरा स्टेज है जो कि है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जो कि है पैमाने के घटते प्रतिफल। तो 3 स्टेजेस में हमारा रिटर्न टू स्केल हो सकता है। वो है, सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसे हम हिंदी में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल बोलते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसे हम हिंदी में पैमाने के स्थिर प्रतिफल बोलते हैं। और तीसरा है या लास्ट इसका जो है वो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जिसे हम हिंदी में पैमाने के घटते प्रतिफल बोलते हैं। अब इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक स्टेज को। तो सबसे पहला वाला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। क्या मतलब होता है इसका वो देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इन आउटपुट इज इन ग्रेटर प्रपोर्शन देन द इंक्रीजिंग इन इनपुट, देयरफॉर दिस स्टेज इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम से पुकारा जाता है। मतलब आउटपुट में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है और उसका कारण ये है कि हमारा इनपुट में हमने इंक्रीमेंट किया था और उसी के वजह से हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है या आउटपुट निकल रहा है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनपुट का मतलब वो साधन जो हम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, वो साधन या वो फैक्टर्स जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं वो इनपुट है। और आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। तो अगर हम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ वृद्धि कर रहे हैं या कुछ साधन जो होते हैं उत्पादन में उसमें वृद्धि कर रहे हैं और उस वृद्धि के कारण हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन होके आ रहा है, अगर उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस स्टेज को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उत्पादन में जितने भी संसाधन हम यूज़ करते हैं, अगर उसमें हम वृद्धि कर रहे हैं और उस वृद्धि के कारण हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, तो वो स्टेज कहलाएगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ऑल द इनपुट आर इंक्रीज बाय 20% एंड आउटपुट इंक्रीज बाय 25%, देन दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यदि उत्पादन के संसाधनों में 20% की वृद्धि किए जाने पर उत्पादन में 25% की वृद्धि हो तो यह पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति कहलाती है। अगर हमारे फैक्टर्स जो होते हैं या हमारे जो साधन जो होते हैं उसके अंदर हमने 20% की वृद्धि की है, 20% का इंक्रीमेंट किया है, तो उसके वजह से अगर हमारा प्रोडक्शन 25% ज़्यादा हो रहा है तो वो कंडीशन हमारी कहलाएगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का मतलब है कि अगर हम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट लाते हैं और उसके वजह से अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। या इसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जो हमारे संसाधन होते हैं या साधन जो होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं उत्पादन करने में, अगर उसमें हम वृद्धि करते हैं और उस संसाधनों में या साधनों की वृद्धि करने में हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, उसमें भी वृद्धि आ रही है उसके कारण, तो वो स्थिति पैमाने के बढ़ती प्रतिफल कहलाती है। अगर हम हमारे
इनपुट में 20% का इंक्रीमेंट करें या हमारे साधनों में 20% का वृद्धि करें और उसके कारण अगर हमारा उत्पादन 25% हो तो वो कहलाएगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कॉजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्यों होते हैं। सबसे पहला है इनडिविजिबिलिटी, अविभाज्यताएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनडिविजिबल होते हैं, अविभाज्य होते हैं, और अगर इन फैक्टर्स में, इन साधनों में अगर हम वृद्धि करते हैं तो इसके वजह से हमारा प्रोडक्शन जो होता है या उत्पादन जो होता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो बहुत सारे ऐसे साधन, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसको अगर हम बढ़ाते हैं, जिसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं या जिसमें हम वृद्धि करते हैं, तो उसके कारण हमारा उत्पादन या प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ता है। तो ये कारण हो सकता है कि अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स का हम उपयोग करें जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, तो उसके वजह से हमारा रिटर्न टू स्केल जो होगा या पैमाने के प्रतिफल जो होंगे वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएंगे। सेकंड है डायमेंशनल इफ़िशियंसी, आकार की कुशलताएं। अगर हम हमारी बिज़नेस की कुशलता या इफ़िशियंसी को बढ़ाएं तो उस टाइम पे भी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा और अच्छी तरीके से होगा, जिसके वजह से हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन में आएंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ। अगर हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन में वृद्धि लाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें करते हैं जिससे हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और इसी के वजह से हम हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, साधन जो होते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ों का उपयोग करते हैं। और अगर हम उस स्पेशल चीज़ों का उपयोग करके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा उत्पादन भी क्या होगा या प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी के कारण जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और रिटर्न टू स्केल जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते क्रम में होगा। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमीज, आंतरिक एवं बाहरी बचते। इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन के वजह से हम बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं। और ये इकोनॉमीज़ जो है वो बहुत सारी सेविंग्स जो है हमारी बिज़नेस के अंदर करती है और इस सेविंग के वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो सकता है। मतलब जब हम उत्पादन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं और हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, प्लस उसके अंदर हम बहुत सारी सेविंग भी कर पाते हैं, बचत भी कर पाते हैं। जिसके वजह से अगर हम सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, तो वो बचत के वजह से हम हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत गिरावट ला सकते हैं, उसको हम घटा सकते हैं। और इसी बचत के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत घट जाती है। मतलब इसी बचत के कारण, इसी सेविंग के कारण जो पर यूनिट कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो रिड्यूस हो जाती है, वो घट जाती है। तो ये कुछ कारण थे, कॉजेज़ थे जिसके वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। नेक्स्ट स्टेज है रिटर्न टू स्केल का, वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तो इसका मतलब जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले है इसका मीनिंग, इफ़ द आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रपोर्शन एज द इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाए और उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाए तो यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहलाते हैं। मतलब अगर हम हमारे इनपुट में कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं
और उस इंक्रीमेंट के कारण हमारा प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ रहा है, जितना हमने इनपुट में इंक्रीमेंट किया है उतना ही, तो वो कंडीशन हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। मतलब जो हम हमारे साधन यूज़ कर रहे हैं उत्पादन करने में, अगर उस साधनों में उस फैक्टर्स में हमने इंक्रीमेंट किया है 20% का, और उस 20% के इंक्रीमेंट से हमारा प्रोडक्शन भी 20% ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कंडीशन हमारी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 20% इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट इन 20% इंक्रीज इन आउटपुट। अगर 20% हम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसी 20% के इंक्रीमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्शन भी 20% ही बढ़ा है, तो वो कंडीशन हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। यहाँ पर उदाहरण जो देके रखा हुआ है, तो उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि करने से उत्पादन भी 20% बढ़ता है, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति होगी। अगर 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं हम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से, फिक्स या वेरिएबल, तो अधिकतर हम वेरिएबल का ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स में अगर हम 20% इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसी 20% इंक्रीमेंट की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी 20% का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20 और 20 दोनों सेम ही है, तो उस टाइम पे उस कंडीशन को हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या पैमाने के स्थिर प्रतिफल। लास्ट स्टेज है रिटर्न टू स्केल की, वो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब देख लेते हैं। द स्टेज इन विच द प्रोडक्शन इंक्रीजेस इज लेस देन द इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो, तो उसे या उस पैमाने को बोलते हैं पैमाने का घटता प्रतिफल। अगर हम कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहे हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधनों में चेंजेस कर रहे हैं, तो जो साधनों में चेंजेस कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर उस चेंजेस से कम प्रोडक्शन हो या उस इंक्रीमेंट से कम उत्पादन हो, तो उस कंडीशन को हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। इसका मतलब है अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स बहुत सारे लिए आए, जो परिवर्तनशील साधन जो है बहुत सारे हमने इस्तेमाल कर लिए उत्पादन करने के लिए, हमने मशीन भी यूज़ कर ली, हमने बहुत सारी ज़मीन भी यूज़ कर ली, हमने अलग अलग लेबर लिया है, बहुत सारे लेबर लिया है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि जो रिटर्न टू स्केल है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होती है या पैमाने के घटते प्रतिफल होती है। मतलब अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो फैक्टर्स यूज़ करते हैं, अगर उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं और उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है जितना हमने फैक्टर्स में बढ़ोतरी की थी, बल्कि कम बढ़ोतरी हो रही है, कम इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में, तो उस कंडीशन को हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 20% इंक्रीज इन द फैक्टर रिजल्ट ओनली 15% इंक्रीज इन द आउटपुट, देन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि की जाने पर उत्पादन 15% ही बढ़ता है, तो उस पैमाने को घटते प्रतिफल की स्थिति कहा जाता है। अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, 20% फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 15% हो रहा है, तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि रिटर्न टू स्केल डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कॉजेज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्या कारण है जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है या घटते पैमाने पे होता है। तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की जटिलताएं। उत्पादन के पैमाने के विस्तार करने पर एक सीमा के बाद उसका प्रबंध इतना जटिल हो जाता है कि उससे
अकुशलता बढ़ती है। इसका मतलब है कि जितने टाइम हम हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी प्रबंध से रिलेटेड गतिविधियाँ होती हैं, वो ज़्यादा हो जाती है और उसके वजह से वो ज़्यादा कठिन हो जाती है हर लेवल पर। हर बार जितने बार हम हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ करेंगे, जिसके वजह से वो गतिविधियाँ बहुत सारी हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएंगी और उसके अंदर जो जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्स लेवल है, वो भी हर बार बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी आने लगती है बाद में। क्योंकि जैसे जैसे हम बार बार प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बार बार हमारा उत्पादन बढ़ाते जाएंगे, तो उस टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और हर बार हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर कठिनाइयाँ आने लगेगी, कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ जाएगा, जटिल हो जाएंगी और उसी के कारण जो प्रोडक्शन है उसके अंदर बाद में जाके इनएफिशिएंसी या अकुशलताएं बढ़ जाएंगी। इसी के वजह से प्रोडक्शन जो है एक लिमिट तक पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और इसलिए वो गिरने लगता है। तो जब हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो पहली बार में प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर और बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बढ़ता तो है लेकिन कहीं जाके वो स्थिर हो जाता है और फिर उसके बाद हम और कोशिश करते हैं तो उसके अंदर इनएफिशिएंसी आ जाती है और उसके लिए वो घटते दर पर बढ़ता है, मतलब कम कम बढ़ता है। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने में विलंब। जैसे जैसे कठिनाइयाँ बढ़ती हैं मैनेजमेंट के अंदर, वैसे वैसे डिसीजन लेने में भी तकलीफ़ होती है। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर जटिलताएँ बढ़ती जाती है, कठिनाई बढ़ती जाती है और वैसे ही एक मैनेजमेंट में डिसीजन लेना भी डिफ़िकल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से डिसीजन बहुत कम होता है, देरी से होता है और उसके वजह से प्रोडक्शन भी जो है कम होने लगता है और इसी के कारण हमारा रिटर्न टू स्केल जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में चले जाता है। नेक्स्ट है लेबर प्रॉब्लम, श्रम समस्याएं। जब हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो उसमें हमारा श्रम जो होते हैं या हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको भी हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करोगे उतना लेबर चाहिए, उतने श्रमिक चाहिए काम करने के लिए। तो जब हम लार्ज नंबर में श्रमिक को यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे भी प्रतिदिन नई नई लेबर समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें डिले होता है, उसमें देरी होती है करने में और हमारा प्रोडक्शन जो है वो गिरने लगता है, घटने लगता है और इसी के कारण डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का उत्पन्न होता है। तो ये कारण थे, ये कुछ कॉजेज़ थे जिसके वजह से पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं उत्पादन में।